कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं बिनाल एकेडमी की ओर से देना चाहता हूँ। सभी लोग अच्छे से होली खेलिए, रंगों से होली के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मिलजुल कर होली खेलना है। होली का पर्व एक दूसरे से मिल के खुशी बांटना होता है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार बढ़ाना होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता। कुछ ऐसे कृत्य नहीं कर देना जिससे कि आपको और समाज में कोई ऐसा दुष्प्रभाव पड़े जिससे लोग आपको बुरा भला कहें। तो मेरा आपसे यही निवेदन है दोस्तों कि आप हंसी खुशी के साथ, अच्छे रंगों के साथ, गुलाल के साथ खूब मज़े से होली खेलो। अपने पेरेंट के साथ होली खेलो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, सभी के साथ होली खेलो। और होली में ये मत भूल जाना कि आपकी स्टडी भी उसका एक पार्ट है। खेलिए होली, एंजॉय करिए और जो है फिर आगे अपनी पढ़ाई में फिर से आप लग जाइए। तो आज मैं जैसा कि बताना चाहता हूँ मैंने सोचा कि मेरे पास अभी काफ़ी जो है टाइम है, क्योंकि हम लोग के यहाँ थोड़ा सा एक दिन लेट होली मनाते हैं। जैसे कि आज मैं 8 तारीख है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ 9 तारीख को होली मनाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर 8 9 2 दिन मनाते हैं। तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा बच्चों, मैं भी घर पे अपने था तो मैंने कहा बच्चों के लिए क्यों ना एक वीडियो ही बना दिया जाए। क्योंकि हमने जैसा कहा था कि हम लोग जो है फिज़िक्स का एक, साइंस का एक पूरा पार्ट लेकर आएंगे और उसमें हम लोग जो है साइंस, बायोलॉजी और फिज़िक्स के बारे में सारा कुछ डिस्कस करने वाले थे। तो उसी की श्रृंखला में हम लोग आज सेकेंड क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है, पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल्स, जो रूल थे, फंडामेंटल्स थ्योरी थी फिज़िक्स की, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग मोशन ऑफ लॉ, गति के नियम के बारे में जानेंगे, जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगेन आपसे मैं बोलूँगा, होली की आप सभी लोगों को, आप सभी के फैमिली वालों को बिनाल एकेडमी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं। आज बढ़ने से पहले मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। असफलता से डरने वाले कभी ऊंचाइयों को नहीं छुपाते हैं। जो भी लोग असफलता से डरते हैं, नेगेटिविटी अपने अंदर लेके चलते हैं कि कहीं असफल ना हो जाएं, कहीं हमें सफलता ना मिले, कहीं हम वहाँ पर पहुँच ना पाएँ, तो वो कभी ऊंचाइयों को नहीं पहुँच पाएंगे, कभी ऊंचाइयों को छू नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि ज़िंदगी में हमेशा रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क ही ऐसा पार्ट है ज़िंदगी में। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि आप एक ही बार में सक्सेस हो जाएं और असफलता आपको छुए भी ना। तो जब तक आप असफल का मज़ा नहीं चखेंगे, असफल का स्वाद नहीं चखेंगे, आप जो है सफलता का मज़ा नहीं ले सकते हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफल लोग ही सफलता को बड़े अच्छे से तरीके से जानते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये बताऊंगा कि आप कभी असफलता से मत डरिएगा, नहीं तो आप जो ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं वो ऊंचाइयों को आप छू नहीं पाएंगे। तो कई बार क्या होता है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का एक सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों अभी तो पूरी जीत बाकी है, अभी तो हमने एक टीज़र दिया है। आप ऐसा कुछ करिए जिससे आपको लगे कि नहीं हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई आपसे पूछे कि नहीं आप क्या कर रहे हैं, क्या पहुंच रहा है, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है, किस चीज़ की तैयारी करते हैं। जब भी आप कभी क्या होता है ना, कहीं बाहर तैयारी कर रहे हों, आप घर अपने पहुँचेंगे तो लोग यही पूछते हैं कि किस चीज़ की तैयारी हो रही है बेटा। तो क्योंकि टाइम हो जाता है तो बच्चे पूछते हैं कि नहीं अच्छा इसकी। तो कुछ लोग होते हैं कि बात में बोल देते हैं अच्छा किसकी तैयारी कर, यूपीएससी। जैसे कि मेरे एक कलीग थे, उन्होंने कहा कि किसकी तैयारी कर रहे हैं, हमने कहा उसने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी हाल ही की बात उसने कल बताया हमको। तो जो सामने वाले थे उन्होंने कहा क्या यूपीएससी की तैयारी 5 साल की होती है, मतलब उनको ऐसे तरीके से कहा गया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आंटी जी ऐसा थोड़ी है, जो तैयारी है, तैयारी तो अपनी डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी उसको समझ सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होता है यूपीएससी। और मैं तो अभी यूजी पीजी करके अभी 5 साल मेरा हुआ है। मैंने पहले यूजी किया, फिर मैंने पीजी किया, तब मेरा 5 साल हो गया। इस बीच में तैयारी कर रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से डेडिकेट होकर इसमें लगा हुआ हूँ। अब मेरा 1 साल के अंदर ही कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं कि लोग बोलते हैं कि कितना साल हो गया, बच्चा भी कुछ नहीं कर पाया। आपके पड़ोसी बोलेंगे, अभी तो आपको ताने मारेंगे, कल को यही बोलेंगे नहीं मुझे पता था कि यही लड़का है जो आगे भविष्य में कुछ बहुत बड़ा करने वाला था, मुझे पता था लेकिन मैं बोल नहीं रहा था। ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे। पहले जो आपको बड़े बड़ी बातें बोल के ताना मार रहे थे, आज वही आपके पास आके जो है ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि नहीं ये वही लड़का है जो मुझे दिख रहा था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी जो हमने कुछ करके दिखाई है तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कुछ ऐसा करके दिखाइए बच्चों की, जैसे मान लीजिए आपने कुछ छोटी सी कोई जॉब, कोई छोटी सी कोई अचीवमेंट हासिल कर ली, तो वहाँ रुकना नहीं है। तो एक किताब का एक पेज है, आपको पूरी किताब लिखनी है। तो ऐसे ही बच्चों मन लगा कर पढ़ना है और जो है
अंदर से पॉजिटिविटी के रूप में सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ना है। कभी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए, कभी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं हो पाएगा, मैं इसको गिव अप कर देता हूँ, यहीं पे मैं क्विट करके आगे निकल जाऊँगा। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। समझना तो हर चीज़ में होता है, समझदारी तो होनी चाहिए। क्या नहीं समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए ऐसे मोटिवेशन थॉट पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। चलते हैं आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। अभी जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास 2 दिनों तक नहीं आ पाएगी। हम आपको जो ज्योग्राफी की क्लास हमारी 11 ऑफ मार्च को आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग जब पहुँचेंगे, मैं जब पहुँचूँगा वहाँ पे अपने रूम पे, तो वहाँ पे जो है मैं आपको सारी चीज़ें दे पाऊँ, क्योंकि वहीं पे मेरा सारा इक्विपमेंट है, वहीं पे सारी चीज़ें मेरी अवेलेबल हैं। जो भी मुझसे हो पा रहा है, मैंने कहा कि होली के बीच में एक क्लास मैं आपको दे दूँ। छोटी सी क्लास रहेगी, लेकिन बच्चों को ये रहेगा कि सर एक्टिव हैं इस समय, ये नहीं है कि इनएक्टिव हो गए हैं। कई बार होता है कि सर को लगता है कि सर होली में इतना इनएक्टिव हो गए कि अभी हम लोग को ना कोई क्लास दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जो है एक छोटी सी क्लास सही उसको जो है दे दी जाए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम है अभी 2-3 दिनों में, जैसा कि पता है कि आज 8th है, कल 9th है, CSL का एग्ज़ाम है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम लोग जो होली नहीं मना पाए, लेकिन नहीं बच्चों, जहाँ पे जो है जितना आप खेल चुके कर लीजिए। अब कल के लिए आप जिनका एग्ज़ाम हो अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल चले और जो अपने डेस्टिनेशन समय से पहुँचे, एग्ज़ाम दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपका एग्ज़ाम निकल गया तो हर साल की होली आपके लिए खुशी का ही त्यौहार होगी। ठीक है, चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और जो है क्लासरूम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, गति क्या होती है, गति के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो किसी वस्तु या कण, कोई भी वस्तु ले लीजिए, का कोई मान लीजिए पार्टिकल है या कोई मान लीजिए बॉडी, मान लीजिए पिंड है, उसकी स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ मतलब कि अगर उसकी पोजीशन में चेंजमेंट हो रहा है, पोजीशन में बच्चे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम बढ़ा पोजीशन चेंज हुई, अगर पोजीशन चेंज हुई टाइम बढ़ा, मतलब समय के साथ परिवर्तन हो रहा, तो आप कह सकते हैं कि गति है। ठीक है ना, क्या है, गति है। क्योंकि कहते हैं गति मतलब अगर मैं चाल ले लूँ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना। अगर मैं समय को जो है कांस्टेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा, चाल समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। समय बढ़ेगा, दूरी चाल कम हो जाती है, चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। जितनी स्पीड आप बढ़ा देते हैं उतनी जल्दी आप पहुंच जाते हैं कहीं डेस्टिनेशन पर, एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पर, क्योंकि कम समय में, मान लीजिए आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो आप जो है 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कर लेंगे। आप वहीं पे जैसे मान लीजिए आप अपनी स्पीड को 60 किलोमीटर कर देते हैं, तो 40 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है आप उसको कम समय में तय कर लें, क्योंकि आपने जो है 40 थी, आपने 60 कर दिया। 40 जहाँ 1 घंटे में जा रहे हैं, अब आप एक घंटे में 60 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन आपको जाना ही है कितना, 40 किलोमीटर जाना है। तो आप यहाँ से ऐसे करके निकाल सकते हैं कि 20 जो किलोमीटर आपको जाना है उससे कम ही जाना है, तो आपको 1/3 आपका जो है टाइम जो है कम हो गया। तो ये सब चीज़ें रहती हैं कि समझ, अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती हैं कि कैसे क्या होती हैं। उसी के डेफिनेशन पर, उसी की चीज़ों पर छिपा हुआ होता है कि आखिर समय क्या है, गति क्या है या मोशन क्या है, सारी चीज़ें। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कोई एक वस्तु है, मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है। सही बात है। जैसे मान लीजिए मैं क्या कहूँ कि हम ट्रेन में लोग बैठे हुए होते हैं, ऐसे करके ट्रेन में बैठे हुए लगता है कि हम लोग की ट्रेन चल रही है या दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, ऐसा लगता है कभी कभी, या मुझे लगता है कि हम लोग रुके हुए हैं, दूसरी ट्रेन चल रही है, या मान लीजिए दोनों ट्रेन चल रही है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर हो सकती है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है, मतलब वो मोमेंट की वजह से हो सकती है कि दूसरी व्यक्ति चल रही है। ये भी होता है। गति की अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है, सदैव मूल बिंदु से किया, जहाँ से स्टार्ट कर देंगे वहीं से गति की अवस्था का, गति का मोमेंट जो पोजीशन चेंज हुआ है वहीं से किया जाता है। गति के प्रकार कितने होते हैं, सरल रेखी गति होती है, वाहनों का रोड पर चलना सरल रेखी गति कहलाता है। वाहन जो रोड पर चलते हैं, ऐसे करके मान लीजिए रोड पर चल रहे होते हैं, वो सरल रेखी गति कहलाती है। ठीक है। वृत्ताकार क्या होता है, जब हम इसमें एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है एक मान लीजिए झूला है, ये ऐसे राउंड राउंड घूम रहे हैं, ट्रेन है चारों ओर घूम रही है, तो ये क्या कहलाती है, वृत्ताकार पथ पर। इसमें क्या होता है, अंदर की ओर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बाहर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अभिकेंद्रीय बल से अंदर की ओर लगेगा, सेंटर की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, 2 फोर्स लगते हैं ना बच्चे। जब हम लोग किसी सेंटर पर किसी वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं तो अंदर की ओर लगेगा, मान लीजिए F1 लग रहा है, बाहर की ओर भी लगता है एक फोर्स, जो क्या लगता है, F2 लगता है। ठीक है। लेकिन F1 क्या होता है बच्चे, ज़्यादा होता है F2 के कंपेयर में। सेंट्रीपिटल फोर्स कम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपेयर में। ये भी आपको दिमाग में रखना है। कई बार होता है कि आपको लगता है कि हम बाहर की ओर जाएं, लेकिन कई बार लगता है कि आप अंदर की ओर भी हैं, तो ये चीज़ रहती है। तो दूसरी गति होगी, तीसरी गति दोलनाकार गति, जैसे पेंडुलम होता है। घड़ी आपने देखा होगा, ऐसे करके मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में पेंडुलम लगा रहता है, ऐसे करके मोशन करता है, जितने घंटे हो जाते हैं, जितना सेकंड हो जाता है, वैसे करके पेंडुलम करती है, तो वो कहते हैं दोलन गति, कहते हैं पेंडुलम कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं चाल। चाल क्या होती है, ऐसे एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी,
उसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मैंने बताया ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है। अब मोशन हमने क्या पढ़ा था कि एक वस्तु पिंड की स्थिति में समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसकी पोजीशन में चेंज हो जाए, वही कहते हैं गति कहलाती है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसकी, चाल की बात कर रहे थे। एक निश्चित समय अंतराल में, वहाँ निश्चित क्या था, वहाँ पे निश्चित क्या रखा गया था, जैसे मान ली मैंने कहा था ना कि वहाँ पर किसी वस्तु या कोई पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में, पोजीशन में, मतलब कोई भी पोजीशन हो सकती है, मान लीजिए चल रही है, बैठी है, मान लीजिए लुढ़क रही है, उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है समय के साथ, तो कहेंगे गति है। गति में अगर चाल की बात करेंगे, चाल क्या, एक समय के निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। एकांक समय मान लीजिए ये बराबर, ये इसका फॉर्मूला होता है, v बराबर ऐसा क्वांटिटी, चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे बेग क्या होता है, बेग और चाल में अंतर ये होता है, बेग और चाल, कि बेग जो है सदिश राशि है, कई बार पूछता है बेग सदिश है कि अदिश है, और चाल क्या है, अदिश है। ठीक है, याद रखना, चाल क्या है, अदिश है। तो याद रखना कि बेग और चाल वही होता है लगभग, लेकिन चाल, बेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। विस्थापन और समय में क्या अंतर होता है, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है। विस्थापन क्या होता है, जैसे वृत्त अंतिम और प्रारंभिक, मतलब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के मध्य की दूरी विस्थापन कहलाती है, लेकिन दूरी क्या कहलाती है, दूरी पूरी दूरी चली गई। जैसे मान ली मैंने कहूँ कि एक वृत्ताकार पथ पर मैं यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के यहीं पे आ गया, तो विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही स्थान पर हो गए, तो वहाँ पे विस्थापन 0 हो गया। लेकिन दूरी 0 कभी नहीं होती, याद रखिएगा, दूरी 0 कभी नहीं हो सकती, दूरी न माइनस हो सकती है, ठीक है, विस्थापन माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, याद रखिएगा, इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। तो दूरी क्या होती है, जो संपूर्ण हमारी एक तय की गई दूरी, संपूर्ण जितना हम चलते हैं, जितना हम एक डेस्टिनेशन, जितना हम, जैसे मान ली यहाँ से चलना प्रारंभ किए, यहाँ पे चले, फिर हम यहाँ पे चले और यहाँ पहुँच गए। अब पूछेगा कि दूरी कितनी है, मान ली 4 यहाँ पे चले, 3 यहाँ पे चले, तो 4 + 3 7 सेंटीमीटर हम लोग जो है दूरी डिस्टेंस की दूरी चले हैं। अगर मैं विस्थापन की बात करूँगा तो विस्थापन हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16 + 9 5 आ जाएगा। 5 हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ उदाहरण, वहीं पे यही उदाहरण लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के मध्य सरल रेखीय दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। इसकी आकृति इस आकृति के अनुसार यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मैंने बताया था चीज़ें। वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई, तो दिशा का नाम आ गया, बताया ना, सदिश में दिशा होती, सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश बिना, माने जैसे कहते हैं ना अंत अनंत, ऐसे करके नहीं थे, अपवाह नहीं, मैं थोड़ा सा बोल रहा था, मतलब प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, मतलब नहीं, उपसर्ग जोड़ने से उसमें जो है अपोजिट अर्थ निकलता है, तो वैसे ही कुछ समझ सकते हैं आपको। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एकांक समय अंतराल में मतलब तय की गई दूरी होती है, एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है ना। वेग कहलाता है एक निश्चित समय, एक दिशा में, मतलब दिशा होनी चाहिए, एक निश्चित दिशा में, याद रखिएगा। चाल और वेग में क्या अंतर है, ये भी याद रखिएगा कि मैंने बताया ना कि चाल अदिश है, समय अंतराल वस्तु केवल चाल मापी गई जाती है, सामान्यतः वस्तु की केवल चाल मापी जाती है। यह अदिश है, इसका उपयोग अध्ययन तथा शोध में किया जाता है, मतलब वेग का प्रयोग अध्ययन और शोध में किया जाता है। हमेशा अगर कभी भी बात करेंगे स्पीड की बात होगी, ना कि वेलोसिटी की बात करेंगे। आप अगर गाड़ी चल रहे हैं तो आप ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, आप वेलोसिटी नहीं पूछते हैं, आप बोलते हैं बेटा स्पीड कितनी है आपकी, किस स्पीड से आप यहाँ पहुँचे, बोलेंगे यार 50 किलोमीटर स्पीड थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चल रहे थे यार, तभी यहाँ बाकी रोड बिल्कुल शांत थी, सुन थे, हम तो 90 तक पहुँच गए थे, 120। ये नहीं कहीं बोलेगा कि हमारी जो वेग था, हमारा जो वेलोसिटी थी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ से साउथ की ओर चल रहे थे। इसका उपयोग केवल शोध में होता है, और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, अध्ययन में होता है, ठीक है ना। त्वरण की बात करते हैं, त्वरण भी एक सदिश राशि है, इसका वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या होता है, डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब क्या होता है, सब वेग परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय अंतराल, तो डी वी बटे डी टी भी कभी कभी बोल देते हैं, क्योंकि वी बराबर क्या होता है बच्चे, डी एक्स बटे डी टी होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए बराबर डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर। अब ये क्या है, डी क्या है, ये अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, अवकलन है। जब आप 10th के बाद 12th में जाएंगे तो वहाँ पे अवकलन मिलता है। अवकलन क्या होता है मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा सारी चीज़ें, क्योंकि अवकलन के बारे में भी ये साइंस का पार्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर को हमको समझाना चाहिए अवकलन, तो हमको बताइएगा, हम जो है आपके लिए नई क्लास लेके आएँगे, वहाँ पर आपको चीज़ें समझा देंगे, ठीक है। आप कतई ना समझाइए, घबराइएगा कि हम आपको चीज़ें समझाएंगे नहीं,
सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 समझाएंगे, ठीक है। यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण प्लस भी होगा, अगर वेग में कमी हो रही है तो ऋणात्मक, मतलब त्वरण धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगर त्वरण में माइनस आ गया तो उसे बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं बच्चे? मंदन, याद रखिएगा, मंदन। अगर प्लस, एक मिनट, अगर मान लीजिए त्वरण प्लस में है तो समझ लीजिए कि वो त्वरण ही है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, रिट्रेडेशन, ठीक है ना, रिटार्डेशन बोलते हैं। त्वरण की गति क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, याद रखिएगा। यह एक सदिश राशि है, याद रखिए। एक समान त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण की गति से, एक समान त्वरण गति से बढ़ रही वस्तु के बारे में व्याख्या समीकरणों के माध्यम से किया जाता है। ये समीकरण है गति के नियम के, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने इनको नियमों को दिया था। इन गति विषयक समीकरण हैं। क्या है इन्हें? कहते हैं गति विषयक समीकरण बोलते हैं, गति विषयक समीकरण बोलते हैं इनको। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ए बराबर प्रारंभिक दूरी होती है, प्रारंभिक वेग होता है, वी बराबर अंतिम वेग होता है बच्चों, टी बराबर टी समय में तय की गई दूरी होती है, मतलब एक प्रकार की ये डिस्टेंस को बताता है एस, और ए त्वरण होता है, टी टाइम होता है, ठीक है। यू प्रारंभिक वेग हो, याद रखिए इनिशियल वेग। जैसे मान ली कार खड़ी हुई है, कार खड़ी है तो u बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। कार चलना प्रारंभ कर देगी तो वो उसकी कौन सी गति होगी? अंतिम वेग होगी, v कहलाएगा। एक समान गति का तात्पर्य है कि किसी वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। समझिए बात है। एक समान गति का तात्पर्य होता है कि एक समान समय, मतलब समान समय रहेगा और समान दूरी तय करे। मतलब समझ रहे हो ना बात को, कि जैसे मैंने बताया कि दूरी और समय जैसे मान लो होता है एक समान तरीके से चले, ठीक है। जैसे मैं ग्राफ ले लूँ, यहाँ पे समय ले लूँ और यहाँ पे ले लूँ मैं दूरी ले लूँ, तो यहाँ पे जो ऐसे करके ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा सीधा सीधा बने। क्या बने? एक मिनट, यहाँ पे ऐसे करके बनेगा, मतलब समय बढ़ रहा है दूरी बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है दूरी बढ़ रही, तो ये क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे इसको, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में रखना। मैं आपको जो है यहाँ पे जो है ग्राफ के माध्यम से भी आपको चीज़ें बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक रेलगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है, ठीक है। मान लीजिए रेलगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है, शांत, रेल चलना प्रारंभ कर देती है और 10 मिनट बाद उसका वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। समान गति से समान गति से चल रही, मतलब एक समान त्वरण से, मतलब क्या है कि एक समय अंतराल में एक समय में तय की गई, समान समय में तय की गई दूरी, ठीक है ना। बस समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे समान वेग कहते हैं। तो वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे u बराबर 0 हो गया, मैंने बताया u बराबर 0, टी समय इतना दिया हुआ, v इतना दिया हुआ अंतिम वेग। तो हमने क्या निकाल लिया? इसका a निकाल लिया यहाँ पे। अब a निकाल लिया तो यहाँ पे तय की गई दूरी निकालना, s निकालना है हमको, मान लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे निकाल लो, u 0 है, v स्क्वायर हमने निकाल ही लिया है, पता है हमको 2as, s निकालना था, हमने निकाल लिया, यहाँ पे ऐसे करके आ गया तय की गई दूरी। रेलगाड़ी का त्वरण इतना होगा, इसका वेग पहुँचने में तय की गई दूरी इतनी 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी दिमाग में रखना है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्या कहते हैं, हमको न्यूमेरिकली भी वहाँ पे करना रहता है। थोड़ा सा दोस्तों मैं डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शोरगुल है, इसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि घर का माहौल रहता है तो रहता ही है। मैंने बताया घर के बाहर भी माहौल ख़राब रहता है, लेकिन 1-2 दिन में आओ, फिर वहाँ पे अपनी इच्छा से अनुसार क्लासें भी लो और घर वालों को बोलो कि नहीं आप जो है अब शांत रहिए। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा से क्लास कर रहा हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा बच्चों, क्योंकि मैंने घर वालों से अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं जो है क्लास लूँगा। अगर मैं उनके समझाता, क्योंकि घर में है थोड़ा सा बोलता तो वो समझते बात को, लेकिन मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। बाहर तो आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसी परेशानी से गुजरता हूँ। तो एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड है। यह वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील है। 5 सेकंड पश्चात उसका वेग, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम वेग पूछ रहा है यहाँ पे। ये एक वस्तु प्रारंभिक वेग तो पहले दे दिया है, त्वरण दे दिया है, टी दिया है, हमने जो है यहाँ पे ए निकाला, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? त्वरण दिया, हमने यहाँ पे अंतिम वेग निकाल लिया। अब जब वेग निकाल लिया अंतिम, यू भी दोनों पता हो गया, हमने दूरी भी निकाल ली। दोनों चीज़ हमको निकालनी थी, दोनों आंसर हो गए हमारे ये। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। अब आ गया अगला चैप्टर है गति के नियम। यहाँ पे हम गति विषयक नियम पढ़ रहे थे। मैंने क्या बताया था? गति के समीकरण पढ़ रहे थे हम लोग। न्यूटन ने उन गति के समीकरण जो 3 ने पढ़े थे, वो गति विषयक जो समीकरण थे, गति विषयक समीकरण भी न्यूटन ने दिए थे। एक लास्ट वाला और देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो मैं बता देता हूँ।
nवें सेकंड में चली गई दूरी s बराबर u प्लस हाफ ए, s बराबर u प्लस 1 मिनट, s बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। मतलब ये क्या है बच्चे, nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी, तो ये nवें सेकंड में चली गई दूरी का बच्चों सूत्र है, याद रखिए। अब इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब गति विषयक नियम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से नियम हैं आपको मैं बताऊंगा। न्यूटन के गति विषयक नियम में गति का पहला नियम क्या कहलाता है, जैसे जड़त्व का नियम कहते हैं, यदि कोई वस्तु आराम की अवस्था में तो उसी अवस्था में रहना चाहती है, यदि वह गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही गतिशील रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। प्रत्येक वस्तु की अपनी प्रारंभिक स्थिति में रहना ही, प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में रहना चाहती है। जैसे मैंने मान लीजिए पेन रखा हुआ रहेगा, मैं अब तो दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, तो कोई चीज़ जहाँ पर स्थित है वही पोजीशन पर रहना चाहती है, इसे इनर्शिया का नियम कहते हैं, जड़त्व का प्रथम नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जब आप बस में ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, मान लीजिए बस अचानक चल रही है, आप उसी गति से चलना प्रारंभ कर देते हैं, अचानक से ब्रेक मार देता है, आप उसी गति में तो रहना चाहते हैं, लेकिन जब कोई बाह्य बल लगा देता है तो उसकी बाह्य बल द्वारा आरोपित किया जाता है, तो क्या गतिशील ही रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। बाह्य बल क्या है, ब्रेक, बाह्य बल लगा और हमारी पोजीशन हम तुरंत आगे आ जाते हैं, क्या जाते हैं आगे की ओर, तुरंत हम गिरने का प्रयास करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया, गति का जड़त्व बोलते हैं उसे, ठीक है। वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध के गुण को जड़त्व कहते हैं। वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध के गुण को, मतलब अवस्था में परिवर्तन करता है लेकिन विरोध के गुण को क्या कहेंगे, जड़त्व कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको, अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध को ही क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। याद रखिएगा, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, मतलब जड़त्व भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अपनी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसका विरोध करे तो उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, आराम का जड़त्व हो गया, जैसे कि गाड़ी में अचानक चलते समय बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है, अचानक गाड़ी में बैठा हुआ है, आराम में है, जैसे गाड़ी चली वो पीछे की ओर ऐसे गिरने का प्रयास करता है, मतलब पीछे को लगभग गिरने का महसूस करता है। तो पेड़ को हिलाने पर पत्ता फलों का नीचे गिरना, पेड़ जब तक शांत है, जैसे वो हिलाए वो नीचे गिरने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या हो गया, आराम का जड़त्व हो गया। अब मैं बात करता हूँ गति का जड़त्व। गति का जड़त्व कैसे बच्चों, लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, इससे क्या होता है, गति का जड़त्व हो कहलाता है ये, ठीक है। लंबी दौड़ में चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर धक्का महसूस करता है, ठीक है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। कई बार पूछता है कि किसे गैलीलियो का नियम कहते हैं, जड़त्व के नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं, मतलब गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। तो पहले नियम से बल को परिभाषित किया गया है, गति के पहले नियम से ही बल को परिभाषित किया गया है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, जड़त्व उतना प्रभावी होता है। रबर की गेंद और लोहे की गेंद देख लेते हैं, रबर की गेंद और लोहे की गेंद में देख लीजिए आप कि जिस वस्तु का ज़्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु पर ज़्यादा ही जड़त्व क्या होता है बच्चों, प्रभावी होता है। आप रबड़ की गेंद और लोहे की गेंद को देख सकते हैं, ठीक है। रबड़ की गेंद देखेंगे हल्की होती है, भारी होती है, आप फेंकेंगे लगता है कि उसमें महसूस हो रहा है कि वो गति के अवरोध, मतलब अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है, तो उसमें कम प्रभावी होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप, बहुत शोर है बच्चों, बहुत शोर है, आई कांट अफोर्ड। तो बच्चों ये जो है इतना शोर मचा रहे हैं, हम जो है क्या बताएं, अब जो है घर का माहौल ऐसा रहता है कि बच्चे जो है, तो रबर की गेंद और लोहे की गेंद आप तेज़ से मारेंगे तो वो मोशन में जाएगी, लेकिन उस पर जो है कोई बाह्य बल, जैसे मान लीजिए हवा का घर्षण है, उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, तो उतना ही जड़त्व प्रभावी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है गति के पहले नियम के संबंध में। इसके द्वारा बल की मात्रा का पता चलता है। कथन कौन सा सत्य है, ये बात याद है कि सत्य की बात हो रही है। इसके द्वारा बल की मात्रा का पता नहीं चलता है। इसके द्वारा बल की परिभाषा प्रदान की गई है, बिल्कुल सही यही है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है, मैंने यही बताया ना। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक प्रभावी होगा। मतलब कह सकते हैं कि जड़त्व प्रोपोर्शनल होगा किसके, द्रव्यमान के। किसका द्रव्यमान, एक मिनट, आप चीज़ सही से नहीं लिख पाएंगे। जड़त्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मान लीजिए कि द्रव्यमान वो भी किसका, वस्तु का, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ गलत हो गई। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, नहीं गैलीलियो का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सही हो गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, गति विषयक द्वितीयक नियम की बात करते हैं हम लोग। अब द्वितीयक नियम में तो दोस्तों गति विषयक द्वितीयक नियम में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शोर होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। अगली क्लास हम जल्द लेकर आएंगे, उसमें जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे होली खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।